सभी द्वादशी वाणिज्य के विद्यार्थियों का स्वागत है अर्थशास्त्र की कक्षा में। विद्यार्थियों, मांग की अवधारणा इस पाठ के अंतर्गत आज इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मांग की अवधारणा का मांग में परिवर्तन होना, मांग में विवर्तन होना व मांग के कुछ महत्वपूर्ण नियमों व उनके प्रादुर्भाव पर हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमें विदित है कि किसी भी वस्तु की मांग और उस मांग को निर्धारित करने वाले कई तत्व होते हैं। मांग उन तत्वों के असर से प्रभावित होती है। इन सब तत्वों में पहला तत्व है उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि व बाजार में उस वस्तु की प्रतिस्थापित वस्तुओं का मूल्य। जैसे अनार की प्रतिस्थापन करने वाली वस्तु है गाजर। अगर गाजर के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उससे अनार की मांग पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। येन केन प्रकारेण हमें इस पाठ से मांग की अवधारणा के अंतर्गत यह सीखना है कि वह कौन से तत्व है जो मांग को प्रभावित करते हैं। मांग को प्रभावित करने और उसके प्रभाव को समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक में एक रेखा चित्र दिया गया है। उस रेखा चित्र में बाजार में अनार का मूल्य, उस मूल्य के विभिन्न स्तरों पर अनार की मांग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब मांग और मूल्य के मध्य संबंध जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है, लेकिन जब वह मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ती है। इस अवधारणा के तहत कुछ सार्वभौमिक मांग के नियम अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाए गए हैं, जिन पे आज हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि उदाहरण में अनार के मूल्य के स्तर दिए गए हैं। 25 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 75 रुपए किलो व 100 रुपए किलो। और इन मूल्य स्तरों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं का स्तर भी दिखाया गया है, जो कि 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम व 1 किलो से दर्शाया गया है। आप यहाँ वक्र के ऊपर बने हुए दो बिंदु देख रहे हैं, जिसमें A से B की तरफ जाता हुआ व पुनः B से A की तरफ आता हुआ कुछ हमें निशान दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह दोनों निशान मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण बनते हैं। यह किस प्रकार बन रहे हैं कि जब अनार का मूल्य 100 रुपए प्रति किलो होता है तो अनार की मांग 250 ग्राम होती है। जब अनार बाजार में 100 रुपए प्रति किलो मिलता है तब उपभोक्ता उसकी 250 ग्राम मात्रा की ही मांग करता है। लेकिन जब यह मूल्य 100 से गिरकर 50 रुपए प्रति किलो हो जाता है तो उसके प्रभाव स्वरूप हम देख सकते हैं कि मांग में भी उसी स्तर में परिवर्तन होता है और अनार की मांग 250 ग्राम से बढ़कर 750 ग्राम हो जाती है। सीधा सीधा मांग व उसके मूल्य में परिवर्तन का संबंध यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है, और इसके विपरीत जब मूल्य पुनः 50 से 100 रुपए जाएगा तो मांग भी परिवर्तित होते हुए 750 ग्राम से पुनः 250 ग्राम के स्तर पर आ जाएगी। इस मांग में हो रहे परिवर्तन को इस वक्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि जब मैं इन दोनों संतुष्टि बिंदुओं पर एक सीधा वक्र बनाता हूं तो ये जो अंतर आता है, यह अंतर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में आए परिवर्तन को दर्शाता है। जब यह मूल्य 100 से 50 होता है तो मांग में परिवर्तन संवर्धनात्मक यानी बढ़ोतरी होती है, जिसे A और B के माध्यम से दर्शाया गया है। लेकिन जब यह मूल्य पुनः 50 से 100 रुपए आता है तो मांग में इसका विपरीत परिवर्तन होता है, जिसे B और A के माध्यम से समझाया गया है। मित्रों,
उसके मूल्य में विलोम संबंध होता है, यानी उल्टा संबंध होता है। इस प्रकार इस रेखा चित्र के माध्यम से A से B की ओर जाती हुई व B से A की ओर जाती हुई रेखा को हम एक ही उदाहरण में समझ सकते हैं कि किस तरह किसी वस्तु के मूल्य बढ़ने से उसकी मांग घटेगी व मूल्य घटने से उसकी मांग बढ़ेगी। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस उदाहरण को दो रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक ही रेखा चित्र में हम पूरे उदाहरण को समझ सकते हैं कि किस तरह मांग में संवर्धनात्मक व विवर्धनात्मक यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में परिवर्तन होता है, जो कि वस्तु की मांग में उसके मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। मित्रों, यह था वस्तु की मांग में परिवर्तन। दूसरा विषय है वस्तु की मांग में विवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वस्तु के मूल्य को कई कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक उस वस्तु के उपभोक्ता की आय। मैं अगर अच्छी आय कमा रहा हूं तो मैं अपने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 4 व्हीलर को यूज करूंगा, यानी गाड़ी को यूज करूंगा। लेकिन अगर मेरी आय कम है तो मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाऊंगा, लेकिन अपने 2 व्हीलर पे जाऊंगा। मेरी आय अगर और कम है तो मैं इन दोनों ही वस्तुओं को दरकिनार करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस का उपयोग करूंगा। यह चीज निश्चित करती है कि व्यक्ति की आय का उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तुओं पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। यहां हम दूसरे रेखा चित्र में O बिंदु देख रहे हैं। यह प्रारंभिक बिंदु होता है। किसी भी रेखा चित्र को बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि इस 90 डिग्री के कोण में नीचे की तरफ जो रेखांश पर बिंदु बनता है वह O बिंदु बनता है, जहां से दोनों तरफ यह रेखा चित्र शुरू होता है। यहां O बिंदु प्रारंभिक स्तर को दिखाता है। P बिंदु, O के ऊपर जो P बिंदु बना हुआ है वह किसी भी वस्तु के निर्धारित मूल्य को दिखाता है। मूल्य को अंग्रेजी में प्राइस कहा जाता है। उसी प्राइस को यहाँ P से दर्शाया गया है। P यानी प्राइस, O यानी ओपनिंग स्टेट। ओपनिंग स्टेट से ये प्राइस इस स्तर पर है जो कि फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ हम उपभोक्ता की आय के कारण आए उसकी मांग में बदलाव का अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी वस्तु का मूल्य जब P स्तर पे होगा तो उसकी डिमांड Q स्तर पर होगी। यहाँ Q का अर्थ है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। मात्रा को अंग्रेजी में क्वांटिटी कहा जाता है। तो मांगी गई मात्रा के स्तर को Q से दर्शाया गया है। जब किसी वस्तु की मांग OP होती है तो जब किसी वस्तु का मूल्य OP होता है तब उस वस्तु की मांग OQ होगी। आगे बढ़ते हुए इस उदाहरण में हमें उपभोक्ता की आय में आए परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन का अध्ययन देखना है। जब एक निश्चित आय उपभोक्ता कमाता है तो वह OP के मूल्य पर OQ मात्रा को डिमांड करता है, लेकिन जब उस उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होती है तो यह परिवर्तन भी उसी के समांतर होगा। हमने यह देखा था कि वस्तु की मांग व वस्तु के मूल्य में उल्टा संबंध होता है। जब एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, लेकिन यहाँ उपभोक्ता की आय और उस वस्तु की मांग में समांतर संबंध होगा। यानी अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग की मात्रा भी बढ़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख पा रहे हैं कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है लेकिन वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम देखते हैं अन्य परिस्थितियां सामान्य रहने पर उस वस्तु की OQ की जगह OQ1 मात्रा को मांगा जाएगा। OQ से OQ1 मांग में बढ़ोतरी का कारण है उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी। अगर वक्र चित्र पर इसको देखा जाए तो जब उपभोक्ता कम आय कमाता है तो उसे उसकी जो
डिमांड कहा जाता है। यहाँ मांग को इस वक्र के माध्यम से समझाया गया है कि निचले आय के स्तर पर उपभोक्ता की मांग डी के मध्य रहती है, लेकिन जब मांग बढ़ती है तो उस मांग के बढ़े हुए स्तर को D1 वक्र के माध्यम से दिखाया गया है। जब किसी वस्तु की मात्रा OQ रहती है तो उसकी मांग DD से दर्शाई गई है। वह मात्रा जब OQ से OQ1 पर जाती है तो वक्र चित्र भी बदलाव करते हुए D से D1 की ओर चला जाता है। D और D1 में हुए बढ़ोतरी के इस बदलाव को हम आय में परिवर्तन कहेंगे, और यही अगर उपभोक्ता की आय कम होती है तो यह परिवर्तन विपरीत भी हो सकता है। यानी अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी डिमांड D1 पे चली जाती है, उपभोक्ता की आय अगर घटती है तो उसकी डिमांड भी पुनः D बिंदु पे आ जाती है। इस तरह इस उदाहरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मांग में विवर्तन का कारण उपभोक्ता की आय होता है। उपभोक्ता की आय का वस्तु की मात्रा से सीधा सीधा संबंध है कि अगर आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग की मात्रा भी उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ मांग में परिवर्तन और मांग में विवर्तन, ये दो विषय स्पष्ट हो जाते हैं। मित्रों, अर्थशास्त्र में मांग की अवधारणा एक बहुत ही विस्तृत विषय है। आपकी पाठ्य पुस्तक में लघु रूप में एक इंट्रोडक्टरी रूप में इसको आपको समझाया गया है। अर्थशास्त्र में कई थ्योरीज ऐसी है जिनको समझने के लिए हमें थोड़ा अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है। जैसा कि इन उदाहरणों में आपने देखा कि किसी भी वस्तु के मूल्य को P से दर्शाया जाता है, किसी भी वस्तु की मात्रा को Q यानी क्वांटिटी से दर्शाया जाता है, और किसी भी वस्तु की मांग को D से समझाया जाता है, क्योंकि D से बनता है शब्द डिमांड। तो अर्थशास्त्र को अच्छे से समझने के लिए कुछ स्तर तक का अंग्रेजी का ज्ञान भी हमारा अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो कि है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम सीधा सीधा उन बिंदुओं पर निर्भर करता है जिन बिंदुओं से मांग प्रभावित होती है। मांग बढ़ती है तो भी वो मांग का प्रभाव है, मांग घटती है तो वो भी मांग के प्रभाव में ही आती है। पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको एक विषय बताया था कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, वस्तु का मूल्य, वस्तु के प्रतिस्थापित वस्तुओं का मूल्य व बाजार की अन्य परिस्थितियां सामान्य रहने पर मांग का नियम लागू होता है। मांग का नियम यह कहता है कि किसी भी वस्तु से उपयोग की गई सीमंत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर आ जाए। अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी वस्तु को उपभोक्ता जब उपयोग करता है तो उसका लक्ष्य यह होता है कि उस वस्तु की सीमंत उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य के बराबर आ जाए। अगर थोड़ा सरल भाषा में इसे समझा जाए तो किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद उसकी कीमत वसूल हो जाए। इस बिंदु को हम आगे के वीडियो में और विस्तृत रूप से समझेंगे। धन्यवाद।